अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था टोटल ओवरऑल, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो एक बनाई थी रियल एस्टेट के हवाले से, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, फाइलिंग क्या होती है, किस तरह सेल परचेज होती है, डेवलपर क्या क्या करता है, और एंड यूज़र पे या इन्वेस्टर्स उसमें क्या क्या करते हैं, और जो एंड यूज़र्स होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और किस तरह जो है वो अपने मामलात को लेकर चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपना मेन टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो रियल एस्टेट की जो करंट सिचुएशन है पिछले 1 से डेढ़ साल के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, नुमान भाई मौजूद हैं हमारे साथ। सर, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। शुरू करते हैं यहाँ से कि जो पिछले 1 से डेढ़ साल के अंदर रियल एस्टेट की जो ओवरऑल सूरत हाल है, उसको अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारा जो मामलात हैं, जो एंड यूज़र्स थे या इन्वेस्टर्स थे या इवन डेवलपर्स भी थे, उनको परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और क्या की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इतनी डाउनफॉल का शिकार हुई है? बिल्कुल फरहान, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि हिस्ट्री में शायद रियल एस्टेट का इतना डाउनफॉल देखने को ना मिला हो ऐसा ही जितना है। पिछले 1.5 ईयर के अंदर हुआ है। और सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, इसकी वजह से करके फिर हर बिजनेस जो है वो डैमेज हुआ है, क्योंकि एक मेन सोर्स बन गया था हमारी सोसाइटी का जो रियल एस्टेट है। जी। इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के साथ आगे क्लाइंटेज और वो सारा कुछ। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। हर सिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। अब अगर कराची में देखेंगे तो कराची में जो है सिचुएशंस में कुछ चीजें एडिशनल होंगी, हुँ। इस्लामाबाद में मोर लेस है बाकियों की निस्बत। लाहौर की थोड़ी सिचुएशन बेहतर भी रही, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो उसके ऊपर भी बराबर पड़ बिल्कुल। रहा है। तो हम मेन जो की पॉइंट्स हैं जो हर सिटी के अंदर हमारे इसके इम्पैक्ट रहा, हम उनको मेजरली आज डिस्कस करते हैं। वो चंदे की हैं और मेरे ख्याल में काफी हैं हमारे लोगों के लिए जानने के लिए भी। और बेसिकली अवेयरनेस हो जाए लोगों के अंदर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये भी एक है कि ये जो हम आज डिस्कस करेंगे ये मेनली पॉइंट्स है जो हमेशा तकरीबन रहे हैं। जी। तो इनमें सबसे पहला तो फरहान जो की पॉइंट आता है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारा, हुँ। जो हमारा शुरू से प्रॉब्लम रहा है, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए इशू है। और हर बंदा जानता है जब भी जो भी बिजनेस डाउन हुआ है उसके अंदर मेनली जो इम्पैक्ट रहा है हमारा, इवन इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइडली हमारा इमेज जो है, ठीक है, उसको भी खराब करने वाला जो एक मेन की पॉइंट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल। और ये इशू बहुत बड़ा इशू और है ये जो वाक़ई हमें ये एक बहुत बार बड़ा बार हमें टॉपिक फेस है। करना पड़ रहा है। हुँ। मतलब समहाउ आप देख रहे हैं बांग्लादेश है तो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ आ जाके उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको स्टेबल जल्दी कर लिया। और ये एक ऐसा इशू है कि इसमें इंटरनली भी हमें बहुत सी मुश्किलात होती हैं, और एक्सटर्नली मतलब ओवरऑल जो एग्जैक्टली हमारे जो कंट्री के रिलेशंस है अदर कंट्रीज के साथ या एग्जैक्टली जो ग्लोबल मामलात के हवाले से, उसमें भी इस चीज इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। और मुश्किलात फिर आती वहां पे बैठा हमारे ही मुल्क का ओवरसीज जो एक बड़ा हमारा इन्वेस्टर होता है उसके ऊपर भी बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। वो अपने रेमिटेंसेस को होल्ड कर लेता है। है और उसकी वजह से करके भी मुल्क के अंदर बिजनेसेस जो हैं स्पेशली रियल एस्टेट जो है उसके ऊपर बड़ा एक गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा मतलब आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से करके लोगों के अंदर भी एक खौफ पैदा हो जाता है। लोग खुद जो है वो मायूस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम बार बार उसको फेस करते हैं। जी। पहली बार फेस करना हो ना तो फिर भी चलो एक होप होती है कि यार पहली है, गुजर जाएगी, ठीक है। तो हम प्रीवियसली उससे गुजर चुके हैं, वर्स वर्स सिचुएशन को हम देख चुके हैं। हम्म। तो वो जब दोबारा आती है तो बिजनेस को स्पेशली रियल एस्टेट को तो बहुत हद तक डैमेज करती है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है वो तो अपना लॉस नहीं कभी भी अफोर्ड कर सकता। ऐसा ही है। और वो भी अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं आपको ना, तो मेरा इसमें इतना कसूर नहीं। मतलब मैं आज लॉसेस में बैठा हूँ तो मैं उसमें जाती मेरी इन्वॉल्वमेंट या लॉसेस की मेरी बहुत माइनर रीजंस हैं। मेनली तो स्टेट है, स्टेट की वो पॉलिसीज रही हैं, स्टेट में वो अनसर्टेनिटी रही है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी रही है, ये रीजन जो है वो मेनली वो है। हम्म। आज मेरा बिजनेस की तरफ वापस आने का दिल ही नहीं करता। हम्म। मेन रीजन क्या है कि मैंने जात अपनी जात की वजह से लॉस नहीं खाया। तो ऐसे मेरी तरह तकरीबन हर बंदा है जिसने अपनी जात की वजह से लॉस नहीं खाया। ये बंदे की पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको दिल भी बंदा नहीं करता, और फिर ये है कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा ना। नजर भी नहीं, एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होता जाता है।
उसमें अब स्पेशली इस टाइम तो मतलब शुरू में जो आपका सिचुएशन रही जिसमें पीडीएम आ गई, हम्म। अब पीडीएम का नजर ही नहीं आ रहा था उसने कितना अरसा रहना है, फिर इलेक्शन डिले हुआ, जी। फिर इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के भी हालात सबके सामने है। उसके बाद नई गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी डिफरेंट रही। रियल स्टेट पे तो कभी भी हमारी पीएमएलएन जो है वो बेहतर करने की तरफ गई, सूट नहीं की रियल उसके एस्टेट तो को। मतलब जो है वो पॉलिसीज ही डिफरेंट हो गई ऐसा ही है। टोटली। तो उन सब चीजों की वजह से करके बहुत डैमेज हुआ हमारा रियल हम्म। एस्टेट का। तो उसके बाद इसी सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से करके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से करके, गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से करके, मुल्क के अंदरून बिजनेसेस के बाकी हालात की वजह से करके हमारा इंटरेस्ट रेट जो है हाँ। हिस्ट्री में पहली बार मतलब जो है ये कुछ चीजें हमारा इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो है हिस्ट्री में पहली बार इतनी हाई इन्फ्लेशन देखने को मिली। और महंगाई ने इस बार रिकॉर्ड तोड़, फर्स्ट टाइम जो है महंगाई 30% अबव चली गई 2023 के अंदर। तो आप खुद इमेजिन करें कि एक तरफ जो है एक इन्वेस्टर है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उसको बैंक 22% प्लस जो है वो इंटरेस्ट रेट दे, जी। तो वो क्यों किसी और बिजनेस, किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा सेफली, उसके पैसे के ऊपर उसको 22% मिले। आपको बताएं, आपको अगर उस हम बाय नेचर थोड़ा सा इस्लामिक है, ठीक है, तो हमें वो चीज जो है वो थोड़ी सूट नहीं करती या हम रिलीजियसली हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन जो एक्चुअल में बिजनेसमैन है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। उसको तो सिर्फ मुनाफा चाहिए, वो सूद से आए, वो इंटरेस्ट से आए या कुछ भी हो, तो वो अपना पैसा रिस्क में और किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होने के लिए हम्म। वो क्यों नहीं अपना पैसा बैंक में रखेगा जो उसके अपने जाती अकाउंट के अंदर और एक ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, वो सारा सिस्टमेटिक होके चल रहा है और जो बिल्कुल। कमिटमेंट होगी वो पूरा करेंगे उसको। तो उसकी वजह से लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम कर दी। उसके बाद आपकी जो इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, महंगाई अब 30% प्लस आपकी महंगाई है। अब मुझे बताएं कि हम अगर अपने पर्सनल भी अर्निंग भी करते हैं तो सेविंग्स की हमारी रेशियो यही है 30 ऐसा 20 ही है। ऐसा ही है। 10%, हम यही अपनी एक सैलरी में से 1% बचाता है और उसी बचाए हुए पैसे से उसने अपने कुछ ड्रीम्स को पूरे करने, जिनमें एक अपना घर एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है हमारा, या अपनी औलाद के लिए सेविंग्स है तो उसके लिए भी लोग बेहतर रियल स्टेट की तरफ ही जाते हैं कि वो वक्त के साथ ग्रो करता है और जितना स्पीडली वो ग्रो करता है या बच्चे के लिए कल को वो खुद घर बना लेता है। जी। तो अब उसमें भी अब एक बंदे को 30% प्लस अगर महंगाई फेस करने पड़े तो वो बचाएगा क्या? हम्म। उल्टा लोगों को तो अपने घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गई। तो एक ये मतलब की फैक्टर्स रहे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो डॉलर की शॉर्टेज आ जाती है, उसके साथ हमारी जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है। अब डॉलर महंगा होता है तो हमारे यहाँ पे उसको कंट्रोल करने का और कोई तरीका ही नहीं नजर आता, ऐसा ही है। सिंपल सा है कभी इंपोर्ट बंद कर। जी। अब इंपोर्ट बंद कर देंगे तो मुल्क के अंदर डेफिनेटली जो चीजें डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, लाइक आपका स्टील है, अब स्टील तो यहाँ पे सारा का सारा हम नहीं जनरेट कर सकते या अपनी जमीन के अंदर से तो नहीं बना ऐसा ही सकते, है। उसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट अच्छा, होता ये है। जो इम्पोर्ट वाली आपने बात की है ना, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। जब 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी थी। उस वक्त मैं गाड़ियों का काम करता था, अगेन वो शोरूम का। इंपोर्ट की रीजन क्या थी? डॉलर शॉर्टेज। डॉलर तो शॉर्टेज। उसको कंट्रोल करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे यार, और 100 तरीके हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं अब हम काम करते थे उस वक्त, हम जापान से इंपोर्ट करते थे गाड़ियां। जब एकदम वो इंपोर्ट बंद हुई तो उससे पूरा बिजनेस, या तो है कि आपकी जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है उसका एक क्राइटेरिया हो प्रॉपर, और सही है। वो बहुत आउटस्टैंडिंग जैसे किस्म अब की मैं हो। एग्जांपल दूं, मेरे ख्याल में मैंने सुना है, अगेन मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा, कि जापान मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करना पसंद करता है, बिल्कुल, हम यहाँ से ठीक है, जो पेमेंट्स वहां करते थे वो येन में येन जाती में थी। जाती थी, बिल्कुल। तो आप रुपीस में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आपके लिए डॉलर एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी ना, जी। आप उसको उसमें क्यों नहीं? अच्छा, ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे इससे एक और पॉइंट भी ज़हन में आ गया। हमारे भी इसी तरह एक दोस्त थे, कराची से बिलोंग करते थे, हम्म। इन्हीं दुरानिया में हमारी मुलाकात हुई उनसे, मरी में उन्होंने एक अपना रिजॉर्ट रखा हुआ था, ठीक है। वहां पे हमारी मुलाकात हुई। और उस बंदे के पास एक हमारी निजी सोसाइटी उस वक्त नई नई लॉन्च हुई थी, और उनका जो प्लेटर हमारा एक सिस्टम चलता है कि जी आप जी। इतनी अमाउंट दे, उसमें मिक्स प्लॉट आपके एक प्राइस डीलरशिप के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। 4 प्लेटर्स थे उन बंदे के पास। हमारे लिए वो एक प्लेटर बेचना जो 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए में वो बना के दे रहे थे, वो मुश्किल हो गया था, अच्छा। ठीक है। और उस बंदे के पास 4 प्लेटर थे, और बंदा क्या है, उसका खुद का इंपोर्ट का काम था और वो छोटी गाड़ी इंपोर्ट ही नहीं करता, उनके पास हम्म। V8 लेक्सिस और ये बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट होती।
अब वो एक गाड़ी की वैल्यू आपके सामने, आप भी इंपोर्टर रहे हैं, जी, जी। 4 साढ़े 4 करोड़ तकरीबन उस वक्त थी। बिल्कुल। और उस बंदे के अपने वर्ड्स थे कि मेरे शोरूम में एट अ टाइम मेरी जाती 20 से 25 गाड़ियां होती थी और अभी 3 है। ठीक है। अच्छा। और वो कहता है कि मैं बाकी पैसे का क्या करता। ठीक है। अब रियल स्टेट ने जो एक अपना बूम का टाइम गुजारा था, उस टाइम के अंदर लोगों में ये भी इमेज डाल दिया था, यार ये तो बहुत पैसे हैं इसमें। हुँ। हमारे यहाँ पे एक ये भी ट्रेंड चलता है, यार इधर पैसा आ रहा है, चल घुस जा। हमारी जो देखना है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। इसको ठीक है ना। प्रॉपर्टिस्तान भी कहा जाता है ना प्रॉपर्टी पाकिस्तान को, क्यों? क्योंकि वो इसी वजह से कि लोगों का उस तरफ प्रोडक्शन की तरफ या डिफरेंट बिजनेसेस की तरफ माइंड ही नहीं है। सिंपल सी की चीज है, आपके पास पैसा है और आपने उससे प्रॉफिट लेना है, आप एक प्लॉट लेके छोड़ दें और 2-3 साल बाद वो। लेकिन मेरा जो यहाँ पे पॉइंट था ना कि एक बंदे की फील्ड जो है वो गाड़ी है, इंपोर्टर है गाड़ी का, उसको बेचनी गाड़ी आती है। अब वो प्लॉट कैसे बेचेगा, और वो भी प्लेटर जिसमें 100-150 प्लॉट है। ठीक है? और उसका उस निजी सोसाइटी ने जी भर के फायदा लिया, क्योंकि आज तक इसको तकरीबन 2 साल 2.5 साल होने वाले हैं उस सोसाइटी को, उन्होंने वे आउट ही नहीं दिया अपने मतलब मनी एग्जिस्ट का। ठीक है कि आप उसमें से अपना पैसा वापस रिफंड, जैसे स्मार्ट सिटी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अच्छा प्रोजेक्ट हमेशा अपने कंज्यूमर को वे आउट भी देता है। बिल्कुल। कि अगर वो फंस गया है, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस देता है। उस सोसाइटी ने वो नहीं दिया, और वो आज भी अमाउंट उनकी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ब्लॉक पर ये किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? ये न्यू मेट्रो सिटी है, अच्छा। जिगर खान प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमारा मतलब हम एक इसको भी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी में, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर एरियाज में कुछ सर्टेन रीजंस भी रही हैं डिफरेंट ना। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी की प्रॉपर्टी के डाउनफॉल की एक रीजन हम उसको भी गिनते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने तकरीबन मार्केट का 70% पैसा पिक कर लिया और उसको आज तक आउट नहीं किया। तो अब लोगों का पैसा वो वापस आएगा तो वो किसी और प्रोजेक्ट या किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। खैर, हम अगेन अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। हमारी कि जो वो हम इस पे बात कर रहे थे कि जो एक डॉलराइजेशन है और हमारे इम्पोर्ट्स जो इंपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस जी, हैं, जी। इसके साथ साथ ना, अब जैसे स्टील है, मैंने आपको बता रहा था कि अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, वो फिर आगे स्टील में कन्वर्ट होता है। अब जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो वो हम कैसे उसको, मतलब स्टील भी महंगा होगा डेफिनेटली, तो उस पर टैक्स पड़ रहा है। उसके साथ सीमेंट है, टाइल्स हैं, आपके बाकी पेंट्स हैं, जी। हर चीज जो है उसकी सैनिटरी कॉस्ट की में, इतनी बड़ी सैनिटरी इंडस्ट्री इसमें। एग्जैक्टली हर चीज में इजाफा होगा। जी। तो अब एक बंदा जिसने अगर ड्रीम देखा है कि भाई मैं अपना घर बनाना है, अब उसको जो घर 2 करोड़ रुपए में मिल रहा था, वो 4 5 6 करोड़ हुआ है। जी, जी, ठीक ऐसा है, ही है। मतलब कंस्ट्रक्टर भागा है। हुँ। ठीक है ना, वो छोटे ठेकेदार भी जिसने अगर 1 2 घर लिए हुए थे ना, वो भी घर छोड़ के मतलब भागे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उस रेट के अंदर पॉसिबल ही नहीं थी। और हर बंदा इतना जिगरा भी नहीं रखता कि भाई वो मार्केट को समझे। हमारे यहाँ वो भी फंस जाते हैं कि भाई नहीं, मेरी तेरी 2 करोड़ की डील थी, मुझे घर कंप्लीट करके दे। तो फाइनली फिर फ्रॉडिंग एक्टिविटीज और स्टार्ट सबसे हो ज़्यादा मेरा ख़्याल है, ये जो एक सर्टेन इश्यू था, जिसकी एग्जैक्टली। वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इसमें वो कंस्ट्रक्टर जो एक डेवलप्ड एरिया में घर बना रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो घर बने हैं, वो पुरानी कॉस्ट पे बने हुए हैं। एग्जैक्टली यस। ठीक है? अब जब वो नई कॉस्ट पे वो घर कंस्ट्रक्ट होगा, तो उन दोनों की वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा। नहीं, वो तो डेफिनेटली देखें, जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो जिसने पुरानी कंस्ट्रक्शन की है उसको एज ज्यादा मिलता है, उसके घर एज की उसको वैल्यू ज़्यादा ज्यादा मिलता बढ़ है। जाती जी, है, जी। क्योंकि वो न्यू कंस्ट्रक्शन के नियर बाय हो जाता है। हुँ। लेकिन अगेन उसको जब मार्जिन ज्यादा होता है, तो न्यू एक बिल्डर अगर घर बना रहा है तो उसकी सेल स्लो हो जाती है। जी, बिल्कुल। ठीक है, एक तो अफोर्डेबिलिटी वैसे ही मुश्किल नहीं रही, आपको जो 2 रीजंस बताई थी पिछली, उनकी वजह से करके कि महंगाई भी बढ़ गई, उसके ऊपर से आपका जो है बैंक इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा दे रहा है, तो उसमें इन्वेस्टर तो हाथ डालेगा नहीं। ठीक है, एक जेन्युइन बायर रह जाता है। ठीक है ना, जो एक घर रहने के लिए खरीद रहा होता है और उसने लॉन्ग टर्म रहना ही है उसने ना, जी, जी। तो उसकी रेशियो वैसे ही बहुत कम है। तो वो मार्केट में इम्पैक्ट डालता ही नहीं है, वो ना मार्केट को बेहतर कर सकता है, ना मार्केट को खराब कर सकता है, क्योंकि उसने लेना है तो उसे बेचना ही नहीं है, ऐसा ही है। उससे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो रीजन है, इसमें फिर बचता वही है एंड पे। हाँ। तो वो अब अगर फॉर एग्जांपल आज के थोड़ी सी बेहतरी है, आज अगर मैं एग्जांपल दूं कि 100 प्लॉट इन अ डे बिक रहे हैं, तो वो जो जेन्युइन बायर है, वो 1 से 2 प्लॉटों का ओनर होगा। बाकी 98 प्लॉट जो है वो इन्वेस्टर उठा रहा है, या फिर एक ट्रेडर उठा रहा है, जिसने मार्केट में उसको ट्रेड करना है और कुछ अपना सर्किट चलाना है। और एक ट्रेडर के पीछे सम हाउ दर्जनों लोग होते हैं, जी, जी। जो उससे अपना रिस्क जो है वो कमा रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम की वजह से करके भी, उसके बाद फरहान हमारा जो अगला है, वो अगेन एक गवर्नमेंट की तरफ वापस आ जाता है। जैसे हमने स्टार्ट में कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ गवर्नमेंट चेंज होती है, तो हमारे यहाँ पे फिर टैक्सेस की भी नई पॉलिसीज आती हैं। गवर्नमेंट के जो टैक्स पॉलिसीज हैं,
प्लस उसमें जो आपके रियल स्टेट के ऊपर क्रैकडाउन्स हैं, जी, उसको जी। स्टार्ट कर देते हैं। और वो हमेशा तकरीबन एक गवर्नमेंट ने अगर रियल स्टेट के ऊपर रिलैक्सेशन रखी है, उसको थोड़ा चलाने की कोशिश की है, तो अगली तो हमारी आके उन पॉलिसियों को कभी भी कंटिन्यू नहीं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का ना ये एक माइंड है कि इन्हें जब एक रास्ता नज़र आता है ना कि ये एक ऐसी एक टर्म है कि जिसके अंदर लोग कमा रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको अर्निंग हो रही है और उससे डिफरेंट लोग जुड़े हुए हैं, जिनको उससे अर्निंग मिल रही है और उनका निज़ाम चल रहा है सारा। ये फिर उसकी तरफ लग जाते हैं और उसको बंद करने लग जाएँगे, उसमें डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे और फिर जब या तो आप स्टार्ट से ही कुछ इस तरह के रेगुलेशंस कायम करें जिसकी वजह से आपको बाद में मसाइल ना हो। देखिए इसके सॉल्यूशंस भी हैं, बहुत सारे हैं, उनको हम फर्दर आगे इंशाल्लाह जाके प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं एक हिंट सा दे दूं कि बेहतर तो सबसे यही है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया जाए जी। जो पूरी रियल स्टेट को कंट्रोल करे। अच्छा, वैसे रियल गवर्नमेंट एस्टेट आए को इस जाए, वक़्त कोई मिनिस्ट्री बिल्कुल कंट्रोल कुछ करती भी है? कंट्रोल नहीं कर रहा, फ्रीली इदारा है, इसीलिए तो इतने स्कैम्स चलते हैं और हुँ। इसीलिए मल्टीपल लोगों को ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और उसके भी अपनी वो तो मर्जी से ओवरऑल मतलब सब ओवरऑल बिज़नेसेस सब को करता है बिजनेसेस को ना, देखता है। ठीक है, और उसके भी मतलब वो प्रॉपर लॉज ही नहीं है ना। ऐसा ही है। ठीक है, और ना मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई चाहता है, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो हैं ही बड़े पिलर्स के। रियल एस्टेट में भी अगर बात करें तो बिग जो फिशेस हैं वही इसको चला रही हैं। उनके अगर उनको रूल्स के अंदर डालना शुरू कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इस वक्त जो डिलेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, फिर उसका उनकी मेन फाइल ये को रीजन पहिया नहीं है, लगेगा ना। उनकी फाइल को पहिया नहीं लगेगा। अगेन खैर हम कम टू द टॉपिक आते हैं। जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं और जो रियल एस्टेट क्रैकडाउन्स हैं, उनका भी एक बड़ा मेन रोल है। गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस की पॉलिसी है, जिसमें आपके गेन टैक्स हैं, जैसे अभी नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने एकदम से बढ़ा के टैक्सेस को ज्यादा कर दिया। फिर विद होल्डिंग टैक्स है, जी, उसकी भी जी। आपकी रेशो अभी आके उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अगेन उनको भी शायद रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा इस पे रहम खाना चाहिए कि लोगों को थोड़ा। लेकिन अगेन खान साहब की अगर बात करूं तो उन्होंने तो बिल्कुल भी जैसे कोविड आया, तो कोविड में उन्होंने बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही मुल्क को चला सकती थी और उस वक्त उस सिचुएशन से निकाल सकती थी, और जी, जी। निकाला। और मेरे ख्याल में वो एक एग्जाम्पल बनी। ठीक है, एटलीस्ट चलो प्रीवियस हुकूमतों को तो ये अंदाजा नहीं हुआ, या जिन्होंने किया उन्होंने उस लेवल का नहीं किया। इन करंट गवर्नमेंट जिस फेज में थी, क्योंकि हम अनऑफिशियली बैंकरप्ट थे, हम पीडीएम के टाइम पे और पीडीएम से बाद हम इलेक्शन और उन सिचुएशंस में अनऑफिशियली हमारे स्टेटस जो कंट्री का है वो बैंकरप्ट पे बैठा हुआ था। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर वही स्टेप्स जो खान साहब ने लिए, ठीक है, उसके अंदर हम क्यों, क्योंकि जब टैक्सेस लगते हैं ना, तो आपकी जो ब्लैक मनी पार्किंग है वो स्टॉप होती है। हाँ। खान साहब ने उसके एक बड़े तरीके से इस्तेमाल किया, और शायद खान साहब के पास उसका कोई वे आउट भी होता। ठीक है, लेकिन था नहीं था, ना होता तो वो गंदे होते, क्योंकि वो सिचुएशन शायद इसमें ले आती, जिसमें इस गवर्नमेंट को फेस खैर करना वैसे पड़ा। सर खान साहब ने ना जब वो कैंपेन्स करते होते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो वो बड़े हर चीज़ के वे आउट्स देते थे। लेकिन ये है कि जब उनकी गवर्नमेंट आई थी ना तो उस वक़्त फिर वो वे आउट्स जो हैं अच्छा, सारे वैसे जब खान साहब नए वो नए आए हैं ना, तो उन्होंने आते साथ तो पहले एक बार रियल एस्टेट को भी ठीक झटका दिया, है ना। अच्छा उसकी एक वजह जो है रियल एस्टेट की ख़ास तौर पे खान साहब के दौर में इतना बूम जो रियल एस्टेट ने किया या बूस्ट पकड़ा, उसकी एक वजह जनरल बाजवा साहब भी थे क्योंकि उनका भी ज़ाती सर इंटरेस्ट जो है वो अगेन रियल मैं जैसे एस्टेट की बता रहा तरफ हूँ ना, था। खान साहब ने तो आते साथ ना इसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर दी। ट्रांजैक्शंस ओनली बैंक, जो आपकी डीसी वैल्यू है उसकी ट्रांजैक्शंस का सिर्फ और सिर्फ पे ऑर्डर एक्सेप्टेबल होगा, इसके अलावा उसमें एक रुपए का भी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये पॉलिसीज जो खान साहब ने बनाई थी, समहाउ वो टैक्स को अपना कैच करने के लिए इस इंडस्ट्री से, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस बहुत स्लो हो हाँ, गई नो थी। डाउट जो चीज़ अगेन हुई है जैसे हमें पता उसका है हम कि क्रेडिट देंगे। बिल्कुल अब समहाउ व्हाइट मनी भी लोग कैश में लेते हैं। उसमें टैक्स कम था ठीक है, बट ये कि वॉल्यूम ज्यादा था मतलब जहां आज के आप इस टेन्योर में देख लें कि महीने के अगर 100 प्लॉट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं और उनका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है तो उस वक्त शायद 10,000 होते थे तो एग्जैक्टली। वॉल्यूम की गेम चल रही थी उस फिर वक्त। फाइल सिस्टम के ऊपर खान साहब जी ने जी। जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उससे पहले फाइल सिस्टम बिल्कुल आजाद थी, और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी की पार्किंग जो है वो फाइल सिस्टम के अंदर होती थी। और मेरे ख्याल में फाइल सिस्टम ये जो अनसर्टन बिल्कुल पीक पे चली जाना फिर गिर जाना, तो ब्लैक वाले का तो वैसे ही पैसा नहीं घर में पड़ा फाइल ताला सिस्टम हो में सकता है। कैसे आया टैक्स वो तो अगर वो एक ओपन फाइल है कैश में डील हो रही है तो उसमें कहाँ से टैक्स आएगा। एग्जैक्टली, इससे पहले कोई सिस्टम नहीं था ऐसा जिसके अंदर फाइल सिस्टम के ऊपर पाया एक मतलब प्लॉट है जो 10% पे या 20 पे या 30 70 40 कहीं पे भी किसी अमाउंट के ऊपर वो बुक हो रहा है,
उसके ऊपर कोई टैक्स की पॉलिसी नहीं थी। ये खान साहब आए हैं, खान साहब ने आके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर फाइलों के ऊपर भी फिर टैक्स कैच करना। अब उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान में उसकी जो अमाउंट है, जैसे आपने 10% पे कर दिया है तो 10 के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसफर दे रहे हैं 10% पे तो अगला फिर टैक्स पे कर रहा है। फिर वो अपनी इंस्टॉलमेंट जैसे अगली पे करेगा अपनी, तो उसके साथ उसका टैक्स ऐड कर दिया गया है। तो वो एक वैल्यू के ऊपर एक डीसी वैल्यू लगा के उसके ऊपर एक टैक्स, और उसको फिर इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके उसका टैक्स भी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। सही से। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी उनकी। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें तो कोविड से पहले थी। कोविड में आके जैसे आपने बताया कि जनरल बाजवा साहब का एक बड़ा रोल था, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में इस वक्त मैक्सिमम सलाहकार मशवरे जो होते हैं उधर से ही आते हैं, कि वो जहां फंस जाते हैं वही हमें मुल्क से। अभी सैलाब की सिचुएशन है, अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? इवन ये जो सारी सिचुएशन बनी, खान साहब का अरेस्ट और ये इलेक्शन, फिर पीडीएम, तो उसके बाद जब इलेक्शन कराने लगे तो इस बार आर्मी ने इनकार कर दिया, हम प्रोटेक्शन नहीं देते, हम इलेक्शन नहीं करवाते। तो हम बेबस हो गए थे। फिर भी बैकएंड पे आर्मी रही, क्योंकि फ्रंट पे आर्मी ने फील किया कि मुझे इस बार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बैकएंड पे रही तो इलेक्शन हुआ। ऐसा ही है। तो एक वो ये बहुत तो बड़ा खैर एक इदारा है दूसरा हमारा, टॉपिक हो जिसमें जाएगा एग्जैक्टली कि अगेन उसमें इनका रोल था या नहीं था, और वो एक डिफरेंट चीज है, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं उसमें। ऐसा ही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेमिटेंस डिक्लाइन। अगेन मैंने जैसे शुरू में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ आपको बताया कि ओवरसीज जो है उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना, एक मतलब बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी रहना, और उसके अंदर से एक हैंडसम अमाउंट का ना भी आए ना, अगर जी जी। माइनर भी आती रहे ना, तो वो खुश रहता है। क्योंकि समहाउ हम जिस भी मुल्क में बैठे हो, हमें तो पाकिस्तानी ऐसा ही है। अपने मुल्क से मोहब्बत तो है हमें। हम अगर हमने सर्टन मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है, इनका पूरा का पूरा कुंबा ही फॉरेन सेटल्ड है, ऐसा ही लेकिन फिर है। भी वो चाहते हैं कि अगर हम कुछ बनाएं तो हम अपने मुल्क में बनाएं। आप ये देख लें, मीरपुर का जो बेल्ट है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। गुजरात है। एग्जैक्टली ये पूरा झेलम से जी जी। लेके ऑनवर्ड आपका जो गुजरात सियालकोट तक का बेल्ट है, ये सारा का सारा जो है ये ओवरसीज और पूरा का पूरा कुंबा और खानदान जो है खानदान पूरे वो पूरे। सेटल, लेकिन उन्होंने अपना प्रीवियस जो जी आबाई जी। गांव है उनको कभी भी नहीं छोड़ा। आज भी वो इन्वेस्ट भी करते हैं। मीरपुर को मिनी इंग्लैंड कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। उसकी मेनली रीजन यही है कि वहां मीरपुर पे को सारा मिनी का इंग्लैंड, सारा और गुजरात को मेरे ख्याल से मिनी यूरोप कहते हैं, कि एग्जैक्टली वहां एग्जैक्टली भी यही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वहां के मैक्सिमम लोग है यूरोप, और यूरोप के साथ अमेरिका कनाडा सेटल है। ठीक है, मतलब आगे तो सारा ही बेल्ट है। अगेन खाड़ियां इतना खूबसूरत है, आप देखें वहां पे वो खूबसूरत। खैर अगेन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इस अनसर्टेनिटी की वजह से करके जो ओवरसीज है ना, वो अपना फंडिंग अपनी, क्योंकि उसको अगेन इस सब में फायदा किसको होता है? डॉलर को। ठीक है, और डॉलर के साथ बाकी करेंसियों को भी, और रुपया जो है हमेशा गिरता आ रहा है। ठीक है, तो वो जब वो उसको कन्वर्ट करके रुपीज में बेचेगा, अगर हम एग्जांपल दें पिछले 1.5 साल में रुपए की और डॉलर की, तो आप वैल्यू खुद कंपेयर कर लें। आप उसको अगर इन्वेस्ट करके वहीं स्टेबल भी रखें उस मनी को, अगर रुपए में इन्वेस्ट किए और वो स्टेबल रहे, हम मैं कहता हूँ लॉसेस को तो निकाल दें ना, जी जी। ठीक है, लेकिन डॉलर तो आप गया। अगर वही पैसा फिर वो बंदा डॉलर में रखे तो उसको क्या तकलीफ? उसने पैसा भिजवाना भी है, फिर यहाँ पे उसने एक रिस्क भी लेना है, फिर उसको उसने लॉस भी खाना है, जी। तो वो इंतजार कर ले फिर डॉलर में ही रोक के अपना पैसा। क्योंकि डॉलर में जो अमाउंट में डिफरेंस आया ना, 160 से लेकर 280 में 320 तक गया है हमारा डॉलर, और वहां से अब थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हुआ, तो वो उसको वो मेरा डबल ख्याल है ट्रिपल आपने मार्जिन शायद मिला है उसको। वो एक स्टोरी चली थी सोशल मीडिया पे, कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे और उन्होंने इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट लिया था आज से कुछ 4-5 साल पहले, और उस वक्त वो जो उन्हें कॉस्ट किया वो डॉलर के हिसाब से कोई 62-63 थाउजेंड डॉलर्स का था, जो वो कॉस्ट करके उन्होंने वो अपार्टमेंट खरीदा। तो अब आज के रेट के हिसाब से जब उन्होंने उस प्लॉट को बेचा तो रुपीस में वो उन्हें फायदा दिया, लेकिन जब वो कन्वर्ट करने पे आए तो वो $50,000 बने थे, या $49,000 समथिंग इस तरह। एग्जैक्टली मेरे साथ पर्सनली इस तरह एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने हमारी एक बड़ी अच्छी सोसाइटी P17, आपने नाम सुना होगा, जी जी मल्टी जी। गार्डन, उसके अंदर उन्होंने कनाल का प्लॉट खरीदा। तो वो बेचना चाह रहे थे उस प्लॉट को, और बेच के उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी की कुछ फाइलों में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें उस वक्त ऑफर लगवा के दी मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग के, वो तकरीबन 8 मिलियन के अराउंड उसकी ऑफर लगी। ठीक। और जब मैंने उनको बताया तो उनके पास थोड़ी बेटर ऑफर थी उसकी ना, तो खैर हमारी डील नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि हमें ना ओवरसीज को ना वैसे ही अपने मुल्क से ये जो मोहब्बत का कीड़ा है ना, ये पोस्ट करता है
कि हम आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अदरवाइज उन्होंने कहा है कि जो मैंने 8 मिलियन का प्लॉट आज बिक रहा है ना, हम्म, वो जिस वैल्यू पे मैंने लिया था उस वैल्यू को आज मैं डॉलर में रखता ना, तो मेरा आज वो डबल होता। बिल्कुल मतलब वो ऐसे ही 8 है। मिलियन का 16 मिलियन तक होता। मतलब वो मुझे इतना ना मार्जिन इन्वेस्ट निकाल के रहा करके था। भी रुपीस में वो एग्जैक्टली। प्रॉफिट वो ले कहता रहे कि बस होते हैं। हमें ये जो मोगल वतन का कीड़ा है ना, हमें वो हाँ, मरवा जाता है और उसी ने हमें और तो अगेन इसमें फिर अ, सिर्फ एक कोई चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी मसला है, एग्जैक्टली इसमें ऐसे ही है। हमारी मईशत के जो मसाइल हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उनका भी मसला है। ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो नुकसान है वो होता है आवाम का, और उनके पैसे का नुकसान होता है, फिर उसमें ये सारे मामला आते हैं। बिल्कुल ऐसे। जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है ना, वो अगेन सब चीजों से कोरिलेट करती हुई आती है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे जैसे हमारे बाकी बिजनेसेस जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें जो फायदा अगेन डॉलर को मिल जाता है, जी, गोल्ड को मिल जाता है, स्टॉक्स हो स्टॉक गए, को मिल क्रिप्टो जाता है। हमारी पिछले क्रिप्टो दो तीन आजकल सालों बिल्कुल में बहुत एग्जैक्टली ज्यादा। ऐसे ही है। क्रिप्टो जो है वो इस सारे जी, इग्नोर में बहुत एज ले गई है। तो फिर लोगों के पास जब ये अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाते हैं, और वो अगेन वो इजी और कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट से बिलोंग करते हैं, हमारी अगेन वो करेंसी भी जब डाउन होती है तो उसमें भी उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल। तो लोग फिर उस इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। और बाकी बिजनेस स्पेशली रियल एस्टेट, तो अगेन ये एक कह लें आप, क्या कहते हैं इसको, कि एक्स्ट्रा मनी से ही करने वाला बिजनेस है। आप एक जब जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं वो भी इवन निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम्म, इसमें से प्रॉफिट नहीं मिलना, घर तो चलाने हैं उन्होंने ना। और लाइफस्टाइल सबसे मेरे ख्याल में लग्जरी हमारा जो एलीट क्लास के बाद एक बिजनेसमैन ने रखा है, तो वो रियल एस्टेट वाले नहीं रखा होगा। मैं सर मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो फूड का बिजनेस करते हैं इस्लामाबाद में। तो मैं उनके साथ बैठा था, हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 2-3 सालों में जो फूड का बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री जो है, उसमें भी बहुत डाउनफॉल आया है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। सेल्स में बहुत एग्जैक्टली फर्क ऐसे पड़ा है। ही है। हमारी अब गेट मैं उन्हें टुगेदर्स। उनसे ना, जब ये मैंने रीजन पूछा, मुझसे बहुत बड़े उनका एक्सपीरियंस भी, यूके का एक्सपीरियंस भी है, यहाँ का भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि फूड इंडस्ट्री मतलब खाना, एक हमारे यहाँ जो एक बात हमेशा मशहूर थी कि यार जो मर्जी लोग खाना पीना नहीं छोड़ते। मैंने कहा जी ये तो बात इस तरह होती तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं? कहते हैं यार हमारे मुल्क में ना ये जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट जो है, ये तीनों जुड़ी हुई हैं। अगर रियल एस्टेट का जो तबका है, जो रियल्टर्स हैं या अच्छा, कुछ डीलर्स और हैं, भी हैं जिनको हम पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी हाँ, इंडस्ट्रीज हैं। कपड़ा, जब ये कमा रहे हैं ठीक है तो ना। वो या गाड़ियों पे भी लगा रहे हैं, और फिर एग्जैक्टली वो ऐसे। खाने के लिए कहते हैं सर मैं जितने भी आपको होटल्स बता रहा यहाँ हूँ, हमारे होते तकरीबन थे। आपकी मैक्सिमम हम तो एक्सपीरियंस करके आए हैं ना इस चीज को। आपका अगेन हमारी शॉपिंग होती थी, हम अनसर्टेनली मॉल में घुस गए, हम अपनी मर्जी से 20 30 40 की मतलब शॉपिंग करके निकल आए हैं। हम तो सोचते भी नहीं थे, हमें और वो फर्क भी मुझे नहीं यही बात पड़ता करें था ना, इन वो चीजों यही से। मुझे कहें कि ठीक हमारे मेरे रेस्टोरेंट पे हर टेबल पे डीलर हजरात ही है, बैठे होते थे। होते थे। अगेन हमारी इस्लामाबाद की मार्केट तो इतनी छोटी सी है ना, जी, ओवरऑल इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है। हमारे लिए अगर हमें कोई प्राइवेट प्लेस चाहिए हो तो हमें मिलती नहीं थी, क्योंकि हर रेस्टोरेंट पे 2 4 5 डीलर तो हमें मिल ही जाता था। ऐसे ही। ठीक है, और हर वक्त कुछ ना कुछ आउटिंग हो रही है, स्पेशली नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे। इवन मैं एक्सपीरियंस एक बताऊं आपको, हमारे अभी रिसेंटली इस डाउनफॉल के दौरान F11 मरकज के अंदर एक शनवारी ओपन हुआ, बड़ी खूबसूरत प्लेस पे, ओलंपस मॉल के ऊपर एक रूफ ठीक टॉप है, के ऊपर। ठीक है। बड़ा खूबसूरत शनवारी, उन्होंने काफी अच्छी खासी अमाउंट लगा के उन्होंने किया है, लेकिन वो फ्लॉप जा रहा है। अभी अभी फ्लॉप जा रहा है, क्यों? उसकी रीजन कि उसको तकरीबन 1 साल होने वाला है उसको बने हुए। ठीक है। और इस 1.5 ईयर के दौरान रियल एस्टेट जो है वो बिल्कुल डाउन थी, और आज डीलर भी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो बेयर नहीं कर सकता। ऐसे और ही वो, है। अगर मैं वही अपने कई बार दोस्तों को कहता हूँ कि अगर ये अच्छे टाइम पे बना होता तो इस वक्त सबसे ज्यादा ये अर्न कर रहा होता, हाँ, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में अगर बड़ी मार्केटों में नाम लेना, बैरिया, डीएचए, गुलबर्ग, उसके बाद आपका F11 मरकज आता है। F11 है। इस्लामाबाद का प्रॉपर इस्लामाबाद का मतलब वो F11, क्योंकि उसके करीब G11 भी पड़ता है, वो पुरानी मार्केट है। एक टाइम था कि G11 में जमीन के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड डीलर बैठे हुए थे। वो आज भी डेफिनेटली एग्जिस्टेंस तो होगी, क्योंकि फिर पुराने F10 भी जनरेशन है ना। मार्केट एक बड़ी है। F10 भी एक बड़ी मार्केट, लेकिन इन सब का मरकज जो है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस भी, और स्मार्ट सिटी इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है, जी, जी। तो उसके साथ वो रेस्टोरेंट का फ्लॉप होना कभी समझ नहीं आता था। लेकिन एक रियल एस्टेट के डाउन होने की वजह से करके उस बिजनेसमैन को अच्छा खासा लॉस बियर करना पड़ गया। खैर, हम अगेन चलते हैं अपने जो आखिरी हमारे पास इसमें एक पॉइंट बचता है, और जो एक मेनली अगेन इस सारे के अंदर, जैसे ऊपर हमारा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक इशू था, जी, जी। इसके साथ साथ एक ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है, इजीली किया जा सकता है,
लेकिन नहीं किया जाता। अगेन जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ बिग फिशेज ही हैं जो बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती हैं और उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और वो है डेवलपर का ओवर सप्लाई। ये हाँ एक बहुत बड़ी रीजन है कि मार्केट की डिमांड नहीं है। मार्केट की अगर कैपेसिटी 500 प्लॉट्स की है और मार्केट में आप 50,000 प्लॉट्स देते हैं, अगर मार्केट की कैपेसिटी 2 सोसाइटीज की है, आप वहां पे 50 सोसाइटीज देते हैं। ये शायद आपके नॉलेज में ना हो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो चक्री रोड के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा प्राइवेट हाउसिंग्स डेवलप हो रही हैं, जी, मोर देन 42 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे सिर्फ चक्री रोड पे। सिर्फ चक्री रोड पे। ठीक है, और मेरे ख्याल में मैं उनमें से 8 से 10 के नाम जानता हूँ, बाकी के मुझे नाम भी नहीं पता, हालांकि मैं फील्ड का हूँ। ठीक हाँ, है ना, आपने तो ज्यादा काम भी उसी तरफ एग्जैक्टली का हमने किया। काम भी उस तरफ का किया, लेकिन हमें उसमें 8 से 10 से ज्यादा से हम नॉन न्यू नहीं है। वो जो बाकी प्रोजेक्ट हैं वो क्यों आए हैं? सिर्फ फ्रॉड करने। और अभी उसमें से अभी अब इस वक्त कितने वर्किंग हैं? मैक्सिमम भाग गए हैं, अब वही 8 से 9 ही है हाँ, जिनके साथ जिन काम कर रहे जिनको हम नॉन थे, जो जानते थे, अच्छी रेपुटेशन के थे। उनमें से भी तकरीबन हर एक में छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि सारे ही अच्छे हैं। एक अच्छे अच्छा, प्रोजेक्ट में अगेन भी फिर कुछ वही गलतियां बात आती है कि इश्यूज अब चल रहे हैं, लेकिन जब आप उसको डीपली देखना शुरू करते हैं तो उसमें डेवलपर का कसूर भी होता है, लेकिन मेनली जो हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज की, का। हम बार बार उस चीज का जिक्र अगेन करेंगे हमने कि कंट्रोल करने के लिए तो अगेन हमें या तो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चाहिए, हाँ ठीक है ना, और उसको डेवलप करवाना काम अगेन फिर गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, मतलब बात घूम फिर के आके मुक्ति जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर ही है। ऐसे ही ठीक है। है ना, कि जिसने ओवरऑल इस इंडस्ट्री, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए सोचना चाहिए। हाँ लेकिन ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ से आपका टैक्स रेवेन्यू अच्छा आ सकता है, क्योंकि इस सारे टेन्योर में, स्पेशली इन 5-6 सालों में ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमने एजुकेटेड पर्संस को इस बिजनेस में आते हुए बड़ी स्पीड से देखा है। तो लोग इसमें अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, तो लोग ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि समहाउ डेफिनेटली कि आपको एक लीगल बिजनेस करना और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना। ठीक है, तो अगेन जो हमारा मेन मुद्दा था वो ओवर सप्लाई का था, उसको और ये जो कंट्रोल ओवर करवाना। सप्लाई वाला टॉपिक है ना सर, जो इसका पॉइंट है, बेसिकली टॉपिक तो मेन हमारा यही था कि डाउनफॉल क्यों आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा इसमें एक पॉइंट डेवलपर्स का की ओवर सप्लाई का है, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो भी करें, क्योंकि बिल्कुल डेवलपर्स की वजह से जो है वो हमारा जो एंड यूजर है, और बेसिकली वही एंड यूजर जो है वो हमारा बिल्कुल व्यूअर भी फरहान, होना है। क्योंकि देखें एक रनिंग प्रोजेक्ट है, उसकी जैसे मैंने बताया जी कि कॉस्ट में भी डिफरेंस आता है। हाँ एक रनिंग प्रोजेक्ट है या एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट में, कंप्लीशन में कम अमाउंट लगी है। एक डेवलपर नया उठ के एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन में जो उसके अल्टरनेट बैठा हुआ है उसकी अमाउंट ही कम है, उसकी कॉस्ट ही कम है। ठीक है, तो वो जब नई कास्ट के साथ आएगा, नई प्राइस के साथ आएगा, तो उसका बायर भी कम होगा, बिल्कुल तो फिर वो भागेगा। जब वो भागेगा तो मार्केट में उसको देख के और भी कुछ लोग खौफजदा होंगे, और उनके खौफजदा होने से वो भी प्रोजेक्ट में भागने की कोशिश करेंगे कि जो बिका है उसको भी शायद वो डिलीवर ना करें। ठीक है ना, तो वो चीज एक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है, और साथ साथ जो है वो मार्केट को डाउन भी करती है। तो सर ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फरहान, ये ही कुछ की पॉइंट्स थे जो जी जी, तकरीबन हर शहर को फेस तकरीबन आज करते हैं। हमने काफी चीजों को कवर किया, और मेरा ख्याल है कि जो लोग हमें सुनेंगे वो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हमने तकरीबन चीजों को कवर किया है आप आज, और यकीनन उससे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको फायदा भी होगा। कुछ इसमें की पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इवन फरहान, मैं अपने यूजर से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई की पॉइंट आपकी नजर में आता है कि जो हम बिल्कुल मिस कर बिल्कुल। बैठे हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, बिल्कुल ताकि बताएं। हम